Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about induction of labor. See, induction of labor means to induce contraction before a spontaneous onset of labor. And augmentation means to increase the contraction. It needed when labor requires enhancement. When labor require enhancement because the contraction are inadequate. मीन्स पेन स्टार्ट हो चुका है बट उतना इफेक्टिव नहीं है लेबर के लिए, सो हमें ये कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है, इसे ही हम ऑगमेंटेशन कहते हैं. सो लेट्स सी इंडिकेशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर. तो व्हेन द रिस्क ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर आर लेसर देन दोज ऑन मदर और फीटस विच कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी. मीन्स जो मदर या फीटस का रिस्क है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से, उससे अगर कम रिस्क हो इंडक्शन ऑफ लेबर में, मीन्स अगर आप लेबर इंड्यूस करते हो ना तो रिस्क कम है मदर को या बेबी को, बट अगर आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हो तो मदर या बेबी के का लाइफ थ्रेटनिंग जो रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा है. इस केसेस में, इस कंडीशन में हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. ओके, सो लेट्स सी दोज कंडीशन इन विच वी प्रीफर इंडक्शन ऑफ लेबर. तो इफ़ एमनियोटिक सैक जो है ना लेबर स्टार्ट होने से पहले रप्चर कर जाए, जिसे हम PROM कहते हैं, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, या फिर उस पेशेंट को सीवियर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो प्रेगनेंसी में, या फिर ओलिगोहाइड्रोम्नियोज हो, मीन्स लाइकर जो है वो कम हो, तो भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं. या फिर नॉन रीअसरिंग फीटल हार्ट पैटर्न हो. देखिए, फीटल हार्ट रेट इफ डॉपलर या डे टू डे NST करते हैं वो रीअसरिंग है तो हम लेबर इंडक्शन करते हैं. सी फीटल डिस्ट्रेस होना तो हम लेबर इंडक्शन नहीं करते हैं. डिस्ट्रेस हो इसका मतलब क्या है कि फीटल हार्ट रेट जो है वो कम हो रहा है, तो फीटल डिस्ट्रेस जब होता है ना तो सिजेरियन सेक्शन नहीं करते, क्योंकि अगर लेबर इंड्यूस करते हैं ना तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बेबी की डेथ हो सकती है. सो फीटल डिस्ट्रेस में हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, बट नॉन रीअसरिंग फीटल हार्ट पैटर्न है, पैटर्न ठीक नहीं है बेबी के हार्ट रेट का, तो उसमें कई बार इंडक्शन ऑफ लेबर करना पड़ता है. सो नेक्स्ट, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी 42 वीक से ज़्यादा की हो गई है तो हम लेबर इंडक्शन करते हैं. सी 37 to 42 वीक की प्रेगनेंसी टर्म कहलाती है, और ये इफ 42 वीक से ऊपर हो जाए तो उसे हम पोस्ट टर्म कहते हैं. तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है तो उसमें लेबर इंडक्शन करके डिलीवरी करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि ओलिगोहाइड्रोम्नियोज भी होने लगता है, साथ साथ लाइकर जो है वो कम होने लगते हैं. और कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, ओवर्ट डायबिटीज़ मेलाइटस, या क्रोनिक हाइपरटेंशन, और भी कई सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें इंडक्शन ऑफ लेबर की ज़रूरत होती है. So now let's see the criteria by which we can say that labor induction will be successful or not. तो कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि लेबर अगर इंड्यूस किया जाए तो वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा. तो वो क्राइटेरिया है बिशप्स स्कोर. तो बिशप्स स्कोर इज यूज टू एसेस सर्विक्स एंड स्टेशन ऑफ फीटल हेड बिफोर इंड्यूसिंग लेबर. इसमें हम सर्विक्स का डायलेटेशन देखते हैं, सर्विक्स की लेंथ देखते हैं जिसे हम इफेसमेंट भी कहते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स देखते हैं, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी मीन्स वो फॉर्म है या फिर सॉफ्ट है, पोजीशन ऑफ सर्विक्स देखते हैं, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, मिड लाइन में है. तो ये 4 पैरामीटर हम सर्विक्स की देखते हैं, डायलेटेशन, लेंथ, कंसिस्टेंसी एंड पोजीशन. एंड एक पैरामीटर है जो फीटल हेड का है, जो कि फीटल हेड का, इसमें फीटल हेड का स्टेशन देखते हैं कि किस स्टेशन पे है. तो इन फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग हम 1, 2 या 3 मार्क्स देते हैं. इन क्राइटेरिया पर बेस्ड जो बिशप्स स्कोर निकलता है ना वो इफ़ मोर देन और इक्वल टू 9 हो तो वो फेवरेबल होता है. सबसे पहले आप देख लो कि इफ़ डायलेटेशन है, डायलेटेशन को देखें सर्विक्स के, तो अगर ये सर्विक्स क्लोज्ड है तो उसको 0 मार्क देते हैं. इफ़ 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेटेशन है तो 1 मार्क देते हैं. अगर सर्विक्स 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन है तो 2 मार्क्स देते हैं. इफ़ 5 सेंटीमीटर तक डायलेट कर चुका है सर्विक्स तो उसको 3 मार्क्स देते हैं. लेंथ इफेसमेंट कह रहा है, इफ़ मोर देन 4 सेंटीमीटर
इफेस्ड है सर्विक्स, तो उसे जो सर्विक्स की लेंथ है ना वो अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर है इफेसमेंट के बाद में तो वो 0 मार्क देते हैं। इफ़ सर्विक्स की लेंथ 3 to 4 सेंटीमीटर ही रह गई है तो उसे 1 मार्क्स, 1 to 2 सेंटीमीटर अगर लेंथ रह गई है सर्विक्स की तो 2 मार्क्स, एंड अगर 0 सेंटीमीटर लेंथ रह गई है बाकी सर्विक्स की, मीन सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड हो गया है, अब उसका लेंथ जो है वो दिख नहीं रहा है तो उसे हम 3 मार्क्स देते हैं। कंसिस्टेंसी, इफ सर्विक्स जो है वो फर्म है तो उसे 0 मार्क्स देते हैं, मीडियम है तो 1 मार्क्स, एंड सॉफ्ट है तो 2 मार्क्स देते हैं। पोजीशन, सर्विक्स अगर पोस्टीरियरली है तो उसे 0 मार्क्स, मिड लाइन में है तो 1 मार्क्स, एंड एंटीरियरली है सर्विक्स तो उसे 2 मार्क्स देते हैं। हेड स्टेशन, सी इफ बेबी का हेड -3 स्टेशन पे है ना तो 0 मार्क्स देते हैं, -2 स्टेशन पे है तो 1 मार्क्स देते हैं, -1 या फिर 0 स्टेशन पे है तो उसे 2 मार्क्स, एंड +1 या +2 स्टेशन पे है तो उसे हम 3 मार्क्स देते हैं। ओके, फिर इन सारे को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो बिशप्स स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है। इफ़ ये मोर देन और इक्वल टू 9 है तो वो फेवरेबल होता है फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, बट इफ़ ये जो स्कोर है लेस देन और इक्वल टू 4 होता है, लेस देन और इक्वल टू 4 होता है, देन ये अनफेवरेबल होता है फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। तो ये 5 पैरामीटर में से जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मेन पैरामीटर ऑफ बिशप्स स्कोर है वो 3 ही है, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, लेंथ ऑफ सर्विक्स, एंड स्टेशन ऑफ द हेड। ओके, सो these 3 parameter give enough information to take decision and also tell whether finding are favorable or not। मीन्स ये तीनों डिसीजन जो है ना ये काफ़ी हैं जो डिसीजन हमारे लेने के लिए कि जो हम अगर हम लेबर इंडक्शन करेंगे तो वो फेवरेबल होगा या नहीं होगा। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। तो मेडिकल मेथड या फिर ड्रग्स जो है ना तो उसमें सबसे पहला जो मेन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन की ड्रिप दी जाती है, एंड ये होता है, स्टार्ट करते हैं हम 6 ml इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट के रेट पर। आपने शायद लेबर रूम में कभी देखा होगा कि इंडक्शन जब स्टार्ट करते हैं ना तो 2.5 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml की नॉर्मल सलाइन या फिर डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन में स्टार्ट करते हैं और 8 ड्रॉप पर मिनट। ओके, तो 2.5 पे स्टार्ट करते हैं एंड फिर उसको बढ़ा के 8 ड्रॉप पर मिनट, फिर बढ़ा के 16 या फिर 24, फिर बढ़ा के 30, ऐसे करके ड्रॉप रेट्स जो है ना वो बढ़ाते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे आने लगते हैं। तो ये तो आप इस ऑक्सीटोसिन को 500 ml वाले NS या फिर डेक्सट्रोज में मिला के देते हो। एक और काम आप कर सकते हो, जो कि आप क्या करो कि एक इंजेक्शन में थोड़ा कम वॉल्यूम में लेकर कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो कि बट उसका ड्रॉप रेट आप थोड़े कम कर दीजिए, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको आपका जो ड्रॉप रेट है वो कम करना होगा। तो 8 ड्रॉप की जगह पे 1 ड्रॉप और उससे भी कम सिरिंज पंप से हम लोग पेशेंट की बॉडी में डाल सकते हैं। सो या तो आप IV फ्लूइड ड्रिप से दे दीजिए या फिर सिरिंज से दीजिए, बट रिमेंबर ऑक्सीटोसिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर आप ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा वॉल्यूम देते हो ना तो उससे क्या होगा, पेशेंट को वाटर रिटेंशन होने लगा। ओके, सो इसलिए ऑक्सीटोसिन जब भी हम देते हैं ना तो ज़्यादा वॉल्यूम को अवॉइड करते हैं। तो जो 500 की बोतल में ऑक्सीटोसिन देने का ट्रेडिशनल वे है ना, उससे क्या होता है कि इफ लेबर अगर काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड होता है तो क्या होगा, कई सारी NS की बोतल चल जाती है ऑक्सीटोसिन के साथ साथ, एंड ऑक्सीटोसिन वाटर रिटेंशन का भी काम करता है जैसा कि मैंने बताया। तो 6 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट से स्टार्ट करते हैं अगर ड्रिप रेट, और इफ़ ये मोर देन 20 ml इंटरनेशनल यूनिट तक पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, तब हम लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है। तो एंटी डायरेटिक जब हार्मोन है तो वो एंटी डायरेटिक एक्शन करेगा जो वाटर रिटेंशन करता है,
एंड वाटर रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, कन्वर्जन होने लगेगा और पेशेंट डेथ ऑफ द मदर की डेथ भी हो सकती है। तो ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा दे दिया एंड एनएस की भी कई सारी बोतल चल गई, तो डिलीवरी के बाद मदर की डेथ हो सकती है। सो इफ़ आपको लगता है कि लेबर का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो लो वॉल्यूम में कंसंट्रेशन आप बढ़ा दो ऑक्सीटोसिन की, एंड उसको आप कम कम अमाउंट में उस सिरिंज से पेशेंट की बॉडी में डाल सकते हैं ना। सो रिमेंबर, रिजल्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन आर बेटर विथ राइपेंड सर्विक्स। अगर सर्विक्स राइपेंड है ना, तो फिर इसका रिजल्ट बेटर होता है। मीन्स सर्विक्स सॉफ्ट होनी चाहिए एंड लेंथ भी सर्विक्स की अगर कम हो गई है तो ये अच्छे से काम करता है ऑक्सीटोसिन। बट इफ सर्विक्स नॉट राइपेंड, अगर सर्विक्स राइपेंड नहीं है तो क्या करते हैं हम, देन वी कैन यूज द प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हम वी कैन राइपेन द सर्विक्स विद द प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करके हम सर्विक्स को राइपेन कर सकते हैं। ओके, देन यूज ऑक्सीटोसिन नेक्स्ट। मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन से पहले तो सर्विक्स को राइपेन करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीटोसिन देंगे। ओके, तो इफ बिशप स्कोर अच्छा है, मीन्स 9 है अगर, तो इसका मतलब है कि सर्विक्स जो है वो राइपेन हो चुका है। एंड इफ बिशप्स स्कोर जो है नॉट गुड, अगर बिशप्स स्कोर अच्छा नहीं है तो प्रोस्टाग्लैंडिन देकर सर्विक्स को राइप करके उसके बाद में हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। ओके, नाउ सी अदर मेडिकेशन जो हम दे सकते हैं वो है प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जिसको हम मीजोप्रोस्टल भी बोलते हैं, PGE1। ये 25 माइक्रोग्राम वेजाइनली देते हैं, या फिर आप दे सकते हो इसे 100 माइक्रोग्राम ओरली। बट रिमेंबर, मीजोप्रोस्टल का यूज ऑफ लेवल यूज है। ऑफ लेवल का मतलब होता है, मीजोप्रोस्टल जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ किया जाता है ना, ये एक्चुअली गैस्ट्रिक अल्सर के मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, बट ये लेवर इंडक्शन में भी काम आता है ना, एबॉर्शन में भी काम आता है। तो लेकिन ये इसके लिए नहीं बना था, लेवर इंडक्शन और एबॉर्शन के लिए नहीं बना था, ये एक्चुअली बना था गैस्ट्रिक अल्सर के मैनेजमेंट के लिए, बट ये इसमें भी काम आ जाता है, इसलिए हम इसको ऑफ लेवल यूज़ कहते हैं। ठीक है, सो ये मीजोप्रोस्टल जो है ना, कितने बार दे सकते हो आप, एवरी 6 आवर्स पे, 6 आवर के इंटरवल पे आप दे सकते हैं। एंड कितनी डोज दे सकते हैं, अप टू 3 to 4 डोजेस मीजोप्रोस्टल के आप दे सकते हो। ओके, और दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन जो ज़्यादा यूज होता है वो है आपको PGE2 डायनोप्रोस्टोन। ये एक जेल फॉर्म में आता है एंड इसका जो है ना 0.5 मिलीग्राम इंट्रा सर्वाइकल हम अप्लाई करते हैं, सर्विक्स पर अप्लाई करते हैं। तो इसको हम सर्वी प्राइम भी कहते हैं, एक ट्रेड नेम है इसका, सर्वी प्राइम और सर्वी जेल। तो इसको एवरी 4 to 6 आवर, 4 to 6 आवर में अप टू 3 डोजेस, 3 डोजेस इसके दे सकते हैं। या फिर 20 mg की टैबलेट, इसकी 20 mg की टैबलेट दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सपोजिटरी कहते हैं। क्यों सपोजिटरी का क्या मतलब है, सपोजिटरी मीन्स होता है इसको हम रेक्टम में डालते हैं, गिवन पर रेक्टम, रेक्टम में डालते हैं। और इफ पेसरी होगा तो उससे हम वेजाइना में डालते हैं। ओके, तो 20 mg की सपोजिटरी से भी इंडक्शन हो सकता है। या फिर एक और काम आप कर सकते हो कि 10 mg की इंसर्ट जो होता है ना, उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो उसी पेसरी वेजाइना में होता है, बट इंसर्ट जो होता है ना वो सर्विक्स के अंदर होता है, एंड ये एक सर्वाइकल इंसर्ट है, तो इसे हम सर्विडिल के भी नाम से जानते हैं। ओके, या फिर प्रोपेस के नाम से भी आता है ये। इसका शेप आप देखो कुछ इस टाइप का होता है, एंड ये रहा आपको सर्विडिल। तो ये जो इसमें जगह है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो इसमें जगह है ना, इसमें एक्टिव प्रिंसिपल जो डायनोप्रोस्टोन का होता है ना 10 mg, ये आप सर्विक्स में जब डाल देते हो तो इसमें से स्लोली डायनोप्रोस्टोन बाहर निकलने लगता है। इसी में होता है डायनोप्रोस्टोन, तो ये बाहर स्लोली निकलने लगता है एंड उसका एक्शन स्टार्ट होता है, तो इससे लेबर स्टार्ट हो सकता है। अब देखो, इसको सर्विक्स में डाला जाता है तो फिर ये इसका एक्शन जो होता है डायनोप्रोस्टोन का वो स्लोली स्टार्ट होता है एंड इसे लेबर स्टार्ट होते ही निकाल सकते हैं। सो रिमेंबर, इसका एक बेनिफिट है,
जैसे कि आप देखते हो कि नाइट्रोग्लिसरीन जो सबलिंगुअल देते हैं एमआई में, तो उसका क्या है कि जैसे ही पेन जो है, वो पेन जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पेन होता है, वो पेन जैसे ही कम होता है, एंजाइनल पेन, तो क्या करते हैं उसके बाद में नाइट्रोग्लिसरीन को फेंक दिया जाता है। तो उसी वे में इसमें भी हम क्या करते हैं कि जब मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन जब स्टार्ट होता है ना, तो क्या होता है कई बार कंट्रैक्शन बहुत तेज स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकीसिस्टोल। ट्रैकीसिस्टोल का मतलब होता है इफ़ यूट्राइन कंट्रैक्शन मोर देन 5 हो पर 10 मिनट, हर 10 मिनट में 5 बार से ज़्यादा यूट्राइन कंट्रैक्शन आता है ना, तो उसे ही हम बोलते हैं ट्रैकीसिस्टोल। तो कई बार क्या होता है ना कि ट्रैकीसिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, मीन्स जो कंट्रैक्शन है बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। तो अदर जितनी भी मेडिसिन है, अगर उसकी वजह से ट्रैकीसिस्टोल स्टार्ट होता है ना, तो उसमें आप मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उसे स्टॉप नहीं कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं होता है। बट इस इंसर्ट की यही एक बेनिफिट है कि जब इस इंसर्ट को वेजाइना में डालते हैं और इससे बहुत जोर का पेन स्टार्ट हो जाता है एंड इफ़ मोर देन 5 कंट्रैक्शन होने लगते हैं 10 मिनट में, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि 10 मिनट में नॉर्मली 3 कंट्रैक्शन ही नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना। सो पुल द इंसर्ट आउट इफ देयर इज ए ट्रैकीसिस्टोल। अगर ट्रैकीसिस्टोल है तो क्या करना है, इस इंसर्ट को बाहर निकाल देना है। बट आइडियली इसे हम रिमूव करते हैं आफ्टर 12 आवर, 12 आवर के बाद रिमूव करते हैं, या फिर अगर लेबर स्टार्ट हो जाए तो आफ्टर लेबर स्टार्ट विच एवर इज अर्लियर, मीन्स अगर कोई भी चीज़ पहले हो, अगर पहले लेबर स्टार्ट होता है तो भी हम इसे निकाल देंगे, और अगर 12 आवर बीत जाते हैं तो भी हम उसे 12 आवर जो पूरे हो जाते हैं तब भी हम उसे निकाल देते हैं। ओके, एक और मेडिसिन है जो एंटी प्रोजेस्टिन है, मीफेप्रिस्टोन। तो ये 200 mg की टैबलेट मीफेप्रिस्टोन की एंटी प्रोजेस्टिन एंड एंटी कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्शन करता है, ठीक है। एंड ये सर्विक्स को सॉफ्ट करता है एंड लेबर इंडक्शन भी करता है। तो इसे हम 200 mg पर डे 1 टैबलेट दे सकते हैं, वो भी कब तक, 2 टैबलेट ही दे सकते हैं, मीन्स 2 दिन तक दे सकते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन मीफेप्रिस्टोन के अलावा हम सर्जिकल मेथड भी यूज़ करते हैं। तो इस सर्जिकल मेथड को कहते हैं हम स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। सी दिस फिगर, आप इस फिगर को यहाँ देखो, इसमें ये ब्लू लाइन से जो आपको दिख रहा है ये एमनियोटिक सैक है, ओके। एंड ये एमनियोटिक सैक जो है ये चिपका होता है सर्विक्स से। मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ इसको, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ब्लू लाइन से जो दिख रहा है एमनियोटिक सैक, ये चिपका है सर्विक्स से, ओके। तो क्या करते हैं हम इस लेवल पे उंगली फिंगर डालकर इस मेम्ब्रेन के नीचे थोड़ा सा राउंड घुमा देते हैं, एंड इससे क्या होता है कि मेम्ब्रेन फिजिकली सर्विक्स से हट जाती है। आप ये नेक्स्ट फिगर देख सकते हो, यहाँ पे मेम्ब्रेन अटैच्ड है, लेकिन उंगली घुमाने के बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है ये सर्विक्स से हट गई है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन को सर्विक्स के अटैचमेंट से हटा देते हैं, तो ये क्या करता है, एंडोजीनस प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, इट रिलीजेस एंडोजीनस प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड इसके वजह से इंडक्शन ऑफ लेबर हो सकता है। दूसरा मेथड है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ARM, ये भी आप प्रिफर कर सकते हो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ARM and indication of ARM and also the contraindication of ARM. So be continue with me. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.